अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं बच्चों आज हमने डिस्कस करना है अल्लाह के हुक्म से ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल को। ठीक है तो स्टूडेंट्स, अब हम सेल के अंदर जाने वाले हैं और सेल के अंदर जाने के बाद हम सेल के ऑर्गेनेलीज को स्टडी करने लगे हैं। आज सबसे पहला जो ऑर्गेनेली स्टडी होगा वो होगा राइबोसोम। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो कुछ पड़ा होता है, जो डिज़ोल्व नहीं हुई होती चीज़ें और फंक्शन प्ले करती हैं, उनको हम सेल के ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो आज सबसे पहला ऑर्गेनेली हमारा होगा राइबोसोम। अब क्वेश्चन ये है कि पहले राइबोसोम क्यों पढ़ा रहा हूँ, पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, पहले मैं आपको जानबूझ के राइबोसोम पढ़ा रहा हूँ। इससे एक सीक्वेंस बनेगा और वो सीक्वेंस आप लोगों को अभी मैं थोड़ी देर में समझा भी दूंगा। नहीं मुझे राइबोसोम सबसे पहले डेंस छोटे छोटे ग्रैनुल्स की फॉर्म में देखे गए। ठीक है, डेंस ग्रैनुल्स होते हैं, ये छोटे छोटे ग्रैनुल्स, डेंस ग्रैनुल्स होते हैं। इस तरह छोटे छोटे ग्रैनुल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हमें नजर आते हैं। मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, हमें ये लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते हैं। इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और इनकी शक्ल आमतौर पर गोल होती है, स्फेरिकल शक्ल होते हैं और इनकी गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। देखें, मेम्ब्रेन नहीं है ये, बेसिकली ये खुद से जिन चीज़ों से मिलकर बने ये वही चीज़ है, बस इनके गिर्द एक्स्ट्रा कोई लिफाफा नहीं है। कि मिसाल ऐसे, जैसे अगर आप समोसा लें तो समोसे में आपको आलू नजर आएंगे, आलू का गिर्द समोसे की मेम्ब्रेन है, वो मैदे का बना हुआ जो होता है। लेकिन आप आलूओं का मसाला वैसे भी ले सकते हैं। अब जो कबाब होता है, कबाब जो होता है ना, वो टिक्की, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी हुई होती, लेकिन उसी समोसे, उसी के मसाले के गिर्द अगर हम वो मैदे का बना के चढ़ा दें, समोसा बन जाएगा। सो वो मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऑर्गेनेली ना हुए नहीं बेटे, ऑर्गेनेली दोनों होते हैं, मेम्ब्रेन वाले भी ऑर्गेनेली होते हैं, बगैर मेम्ब्रेन वाले भी ऑर्गेनेली होते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नॉन लिविंग ग्रैनुल्स ऐसे होते हैं जिनको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहते हैं। नॉन लिविंग ग्रैनुल्स जो स्टोरेज का काम करते हैं और वेस्ट कंपाउंड्स ऑफ द सेल को भी स्टोर कर लेते हैं, जिनके पास कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, उनको हमने नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। सो ये मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनेली और इंक्लूजन में फर्क क्या है। आप सिर्फ मेम्ब्रेन ना देखें, आप उसके साथ साथ एक्टिविटी को भी देखें, एक्टिविटी को भी देखें ना। ऑर्गेनेली उसको कहेंगे जो सेल के अंदर है और मेम्ब्रेन है और इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होती है। जिसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती उसको हम इंक्लूजन्स कहेंगे। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेलीज में आमतौर पर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन बुक में ही लिखा है कि फ्यू आर एक्सेप्शन, लाजमी नहीं है। जैसे राइबोसोम है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो होती है, प्रोटीन तो बनती है ना राइबोसोम पे, इसलिए वो ऑर्गेनेली है, लेकिन उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, बात समझ आ गई। अब सवाल यह है कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कौन सी हैं। ग्लाइकोजन इंक्लूजन है, ग्लाइकोजन ये ऑर्गेनेली नहीं है, ये सेल के अंदर मौजूद होता है ग्लाइकोजन, ये इंक्लूजन है। इसके अलावा आपको मिलेंगे लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल वगैरह मिलेंगे, पिगमेंट्स वगैरह मिलेंगे। ये वो चीजें हैं जो इंक्लूजन्स हैं। इनको ऑर्गेनेली क्यों नहीं कहा, क्या मेम्ब्रेन की वजह से नहीं कहा? नहीं, मेन चीजें, मेन वजह क्या बनी, क्योंकि इस पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाने वाले स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि खुद इस्तेमाल हो जाते हैं। ऑर्गेनेली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया,
पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम, ये सब के सब ऑर्गेनेलीज हैं, क्योंकि इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेम्ब्रेन भी होती है, किसी किसी पे नहीं होती। सो फ्यू आर एक्सेप्शंस। इज इट क्लियर? एक्सेप्शन कौन सी है? राइबोसोम है, इस पे मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई बात नहीं है, मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है ना। चलें, क्लियर हो गया। अब मैं बता रहा था राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं है, ये दोनों में होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। क्या आप लोगों को पता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है? सिंपल से सेल बगैर न्यूक्लियस वाले प्रोकैरियोट होते हैं और कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस वाले सेल्स को यूकैरियोट्स कहते हैं, लेकिन साइज का फर्क है। प्रोकैरियोट्स में इनका साइज होता है 70s और यूकैरियोट में इनका साइज होता है 80s। साइज में फर्क है, यानी प्रोकैरियोट्स में छोटे राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोट्स में बड़े राइबोसोम होते हैं। एक और चीज याद रखें, अगर इनकी कंपोजिशन के बारे में बताऊं, बल्कि उससे पहले आपको ये बताऊं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं। स्मॉलर सब यूनिट 50s का होता है और लार्जर सब यूनिट 50s का होता है। ठीक है, स्मॉलर 30s का, लार्जर 50s का। ये दोनों सब यूनिट्स मिलकर एक बड़ा सा 70s का राइबोसोम बनाते हैं। मसलन ये एक बड़ा सब यूनिट है और ये इसके साथ छोटा सब यूनिट है, लार्जर और ये स्मॉलर। ये दो सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो मिलकर 70s का क्या बनाते हैं? एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। लेकिन याद रखें बच्चों, ये ऐड नहीं करना आपने, ऐड करेंगे तो 80 बन जाएगा। ये S जो है ना, ये स्वेडबर्ग यूनिट है, जो कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन का यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। क्या बच्चों आपको मैंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाई थी? या आपको मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाई थी? मैंने आपको कहा था कि सेंट्रीफ्यूज के दौरान चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं लेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, ये 70s वाली जगह पे मिलकर सेडिमेंट होते हैं और बड़ा सब यूनिट 50 वाले साइज के ऊपर सेडिमेंट होता है, छोटा सब यूनिट 30s वाले साइज पे सेडिमेंट होता है। ये S साइज नहीं है, ये सेडिमेंटेशन का यूनिट है। इसका मतलब अगर हम छोटे सब यूनिट को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो 30s वाली जगह पे जाके सेडिमेंट मतलब बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। 50s वाले को करेंगे तो वो 50 वाली लाइन पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो वो 70s वाले पॉइंट पे जाके सेडिमेंट सेटल डाउन हो जाएगा। जब हम घुमाते हैं ना, उससे साइज पता चलता है, डेंसिटी पता चलती है। सो ये साइज है। इसी तरह यूकैरियोटिक राइबोसोम के दो सब यूनिट्स में बड़ा सब यूनिट 60s का होता है, छोटा सब यूनिट 40s का होता है। मिलकर 100 का नहीं बनाते बल्कि 80 का। इसको आसान करने के लिए आप ऐसे याद रखें, अगर ये मार्कर 6 इंच का है, ये इसकी लिड 2 इंच की है, तो 6 और 2 मिलकर 8 इंच होना चाहिए ना। लेकिन जब मैं इसके लिड को बंद करता हूं तो ये 6.5 इंच बनी है। मर्ज हो गए ना, फ्यूज हो गए। आप यूं समझ लें, बस ज्यादा लंबे चौड़े चक्रों में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि बड़ा सब यूनिट छोटे सब यूनिट के साथ कब मिलता है और कैसे मिलता है। ये जो अटैचमेंट है, दोनों की जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट मैग्नीशियम आयन के जरिए होती है या साल्ट बॉन्ड के जरिए होती है या दोनों के जरिए होती है। यानी बड़ा सब यूनिट छोटे सब यूनिट के साथ मिलेगा। मिलने के लिए वो या तो साल्ट बॉन्ड बनाएगा, और साल्ट बॉन्ड आरएनए और प्रोटीन के दरमियान बनता है,
या फिर मैग्नीशियम आयन इसको अटैच करेंगे। इसको समझने के लिए आपको इनकी कंपोजिशन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तो पता चल गया कि इसके दो सब यूनिट होते हैं। सवाल ये है कि जो लार्जर या स्मॉलर सब यूनिट ये बने किस चीज के होते हैं। तो बच्चों यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो दो चीजों के बने होते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन। नाम तो सुना होगा आरएनए का। आरएनए बच्चों मॉलिक्यूल है, प्रोटीन भी मॉलिक्यूल है। 50% आरएनए और 50% जब प्रोटीन्स आपस में मिलती हैं तो राइबोसोम बन जाता है। इसीलिए इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। अब ये आरएनए और प्रोटीन आपस में मिलते कैसे हैं? ये जब मिल जाते हैं तो बड़ा सब यूनिट छोटे सब यूनिट के साथ, मैंने कहा साल्ट बॉन्ड के जरिए मिलता है। उसमें आरएनए का फॉस्फेट, आरएनए में फॉस्फेट होता है। अगर आपको बचपन में बात याद हो, आरएनए में आपको पता है ना न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट होता है। तो उसका फॉस्फेट प्रोटीन के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करके साल्ट बॉन्ड बना के दोनों सब यूनिट्स को अटैच करता है। और ये दोनों सब यूनिट्स अटैच किस वक्त होते हैं? याद रखें, इन्होंने सिर्फ उस वक्त अटैच होना होता है जब ये प्रोटीन बनाएंगे। दे आर दी फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियां हैं। जिस तरह ब्रेड बनाने की फैक्ट्री होती है उसमें ब्रेड बनता है, ठीक है। जूस बनाने वाली फैक्ट्री में जूस बनता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। अब राइबोसोम खुद कहां पर बनकर आते हैं? राइबोसोम की अपनी सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलस से होती है। इनकी अपनी फॉर्मेशन ये खुद कहां पे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यहां पे बनते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम बना दिए। अब न्यूक्लियस से इन्होंने बाहर आना है। बाहर आने के लिए क्या करेंगे? ये इन सुराखों के जरिए बाहर आएंगे। इन सुराखों को हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस की दीवार में, मेम्ब्रेन में सुराख होते हैं। ये सुराखों के जरिए बाहर आ जाएंगे। तो बनते न्यूक्लियोलस में है, लेकिन ये बाहर आ जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं बाय न्यूक्लियर पोर्स। और बाहर आने के बाद दो काम करते हैं। बाहर आने के बाद ये बाहर क्या बचो, ये सारा क्या है? ये सारा साइटोप्लाज्म है ना। यहां आने के बाद राइबोसोम दो काम करेगा। या तो ये आजादाना तौर पर यहां पे घूमेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, या ये इधर आके राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच हो जाएगा। बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ लगा होता है। तो ये यहां से निकलते ही राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच हो जाएंगे। काम क्या करेंगे? यहां अटैच होने के बाद प्रोटीन बनाएंगे। काम वही है, प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन बनाने के लिए इनके पास आरएनए आता है। ये आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। मैं एचडी में आपको बना के दिखा रहा हूं। ये बड़ा सब यूनिट, ये छोटा सब यूनिट। सम टाइम एक आरएनए के साथ काफी ज्यादा सब यूनिट्स अटैच हो जाते हैं, काफी ज्यादा राइबोसोम। ये देखें, एक नहीं बल्कि कई राइबोसोम अटैच हो रहे हैं। इधर से नए राइबोसोम के सब यूनिट्स आ रहे हैं और यहां पे ये अलग होते चले जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये आरएनए के साथ क्यों अटैच होते हैं? ये मैसेंजर आरएनए है। तो जवाब ये है कि प्रोटीन बनाने वाली जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, वो डीएनए के अंदर होती है। डीएनए के क्रोमोसोम के अंदर होती है। क्रोमोसोम के डीएनए से ये इंफॉर्मेशन आरएनए की शक्ल में इधर आती है। फिर ये आरएनए राइबोसोम को अपने साथ अटैच करता है। इससे एक और बात यहां पे जाहिर हुई कि दोनों सब यूनिट उसी वक्त इकट्ठे होते हैं जब उन्होंने प्रोटीन बनानी होती है, वरना वो अलग अलग ही रहते हैं। वो इकट्ठे नहीं होते जब तक वो आरएनए के साथ अटैच होके प्रोटीन ना बनाने लग जाए। तो कभी कभी आरएनए के साथ एक ही राइबोसोम लगता है, दो सब यूनिट लगते हैं। कभी कभी एक धागे आरएनए के साथ एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा क्या अटैच हो जाते हैं?
राइबोसोम। ऐसे स्ट्रक्चर को पोली राइबोसोम कहते हैं या पोलीसोम भी कहते हैं। फायदा, जितने ज्यादा राइबोसोम बनेंगे उतनी ज्यादा प्रोटीन बनाएंगे कम टाइम के अंदर, क्योंकि प्रोटीन इस आरएनए से एक ही बनेगी। हर आरएनए अलग अलग प्रोटीन बनाता है, तो ये आरएनए जो डीएनए से मालूमात लेके आया है, इससे बनने वाली प्रोटीन एक ही होगी, कोई भी हो सकती है। तो जितने राइबोसोम ज्यादा आके अटैच होंगे और ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन बनाएंगे, ये आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको। प्रोटीन बनाने के अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। तो जितने ज्यादा राइबोसोम आगे अटैच होंगे उतनी ज्यादा प्रोटीन बनेगी। अब ये प्रोटीन इधर भी बन सकती है साइटोप्लाज्म में, आजादाना इधर, और ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ लगे हुए राइबोसोम के जरिए भी बन सकती है। तो दोनों किस्म के राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। इज इट क्लियर? सो प्रोटीन बनाने का काम क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। जो किसने करनी है बच्चों? राइबोसोम ने। कैसे करनी है आपको थोड़ा बहुत मैंने अंदाजा। तो प्रोटीन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में भी बनती है और यूकैरियोट में, तो दोनों के अंदर राइबोसोम इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? क्लियर का मैसेज करो। राइबोसोम कहां बना? न्यूक्लियोलस में। बनने के बाद आ गया बाहर, बाहर आके या तो साइटोप्लाज्म में फिर रहा है या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ जुड़ गया। कैसा होता है? गोल गोल से होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं होती। साइज बताया, फिर आपको बताया इनके अंदर क्या चीज है। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक के राइबोसोम 50% आरएनए 50% प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। काम क्या करते हैं? काम प्रोटीन बनाते हैं। कैसे? बाय ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आरएनए की इंफॉर्मेशन को, आरएनए में लिखा होता है कि प्रोटीन कैसे बनानी है और कितनी बड़ी बनानी है, उस इंफॉर्मेशन को ये रीड करके प्रोटीन बनाते हैं। और जब प्रोटीन बनाते हैं उसी वक्त इसके दोनों सब यूनिट्स इकट्ठे होते हैं, वरना दोनों सब यूनिट अलग अलग पड़े हुए होते हैं। सफाना ने मैसेज किया क्लियर है, बाकी उन्होंने नहीं किया। अब्दुल्ला ने नहीं किया, लुकमान ने नहीं किया। बाकी बच्चों मैसेज करो, क्लियर है? राइबोसोम बनकर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मैंने कहा था दो सूरतें हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में घूमेंगे या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच हो जाएंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ क्यों अटैच हुए हैं, ये समझने के लिए हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को समझना पड़ेगा। बच्चों ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मैं बनाने जा रहा हूं। ये बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके साथ राइबोसोम आके अटैच हुए हैं। ये बच्चों राइबोसोम आके अटैच करवा रहा हूं। दोबारा बनाता हूं सेल, इस तरह बना दें, ठीक है, ताकि हमें जगह मिल जाए मजीद। ये बच्चों सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक है। ये न्यूक्लियोलस है जिसने राइबोसोम बनाए। राइबोसोम न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर आए और आके अटैच हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। इतनी बात मैंने आपको बता दी है। बल्कि ये भी याद रखें, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे राइबोसोम नहीं होते वो भी मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं उसके बारे में भी अभी आपको मैं डिटेल समझा देता हूं। तो कुछ के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, कुछ के ऊपर राइबोसोम नहीं लगे हुए। ले अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किस बला का नाम है और इसके पास राइबोसोम क्या लेने आए हैं। तो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। चेक करते हैं भाई क्या करने आए हैं, क्या लेने आए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बच्चों थैलियां होती है, मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है, थैलियां। ये देखिए ये सारी थैलियां, लंबी लंबी सी थैलियां, थैलियों का नेटवर्क है ये, नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी, जो कि आपकी बुक में सैक लिखा हुआ है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ एनक्लोज्ड, बंद थैलियां, सैक्स मीन थैलियां, और इन थैलियों को हम नाम देते हैं
इन थैलियों को नाम देते हैं सिस्टर्नी। ये जो थैली है ना, ये थैलियां, इनको सिस्टर्नी कहते हैं। जिस तरह हमारे घर में भी थैलियां होती हैं, ये भी थैलियां हैं बच्चों। इन थैलियों की जो मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, ये साइटोप्लाज्म वाले मटेरियल को इनके अंदर वाले मटेरियल से अलग कर देती है, जुदा कर देती है। देखो ना, बीच में मेम्ब्रेन आ गई। क्या आ गई बच्चों? मेम्ब्रेन। लेकिन एक और चीज याद रखें, ये पूरे साइटोप्लाज्म में मौजूद है। मैंने न्यूक्लियस से शुरू किया, सेल मेम्ब्रेन तक फैला दिया इसको। सो ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती है थैलियां, थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। ये कहना है कि मेरा नहीं ख्याल, अब जरूरत है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये वाली थैलियां फैली हुई हैं। अब बच्चों इनकी मैंने कहा था 2 टाइप्स हैं, बताया था ना अभी 2 टाइप्स हैं। आपको ज़ाहिरी तौर पर देखने से भी अंदाजा हो रहा है। पहली टाइप जिसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे हुए हैं, ये वाली जो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ ही होती है, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक के आगे है, उसकी एक्सटेंशन है, उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ, उसके ऊपर धब्बे नजर नहीं आ रहे, दाग नहीं है, स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल प्लेन सी थैलियां। ये वाली थैलियों के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, इनको कहते हैं रफ। रफ वाले क्यों रफ है? बिकॉज इनकी सरफेस पे राइबोसोम लगे हुए हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन है। क्यों? क्योंकि इनके कोई राइबोसोम नहीं लगे हुए। देखें यहां पे कोई राइबोसोम मैंने नहीं लगाया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सरफेस है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कुछ के अंदर सिर्फ स्मूथ होते हैं, जैसे कि मसल सेल्स हैं, उनके अंदर सिर्फ स्मूथ होते हैं, रफ नहीं होते, उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब मुझे बताना दोनों का काम क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ क्यों का, ये मैंने बता दिया, क्योंकि जब मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनकी सरफेस रफ रफ सी होती है, रफ रफ सी होती है। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये राइबोसोम वाले हैं, तो जो काम राइबोसोम का है ना, वही काम इनका है। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। लो जी, प्रोटीन यहां बैठकर, राइबोसोम यहां बैठकर कर क्या रहे हैं? अब पता चला कि राइबोसोम यहां बैठ के भी प्रोटीन ही बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। और उसके अलावा इसका काम प्रोटीन बनाने के अलावा प्रोटीन को स्टोर करना भी है और सपोर्ट देना भी है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देना भी है। अब प्रोटीन बनने के बाद, जो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई है, वो बनने के बाद थैलियों में एंटर हो जाएगी। मसलन अगर इस राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई है, ये वाली प्रोटीन जो राइबोसोम ने बनाई है, अब ये प्रोटीन थैलियों के अंदर एंटर हो जाएगी। आपको पता है ना, मेम्ब्रेन में चैनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? चैनल्स। मैंने आपको बताया था कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। तो उन चैनल्स के जरिए ये वाली प्रोटीन अंदर चली जाएगी। अंदर जाके इसके साथ क्या होगा वो कल देखेंगे। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ गई है कि राइबोसोम की जो प्रोटीन बनी थी वो कहां गई? राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाई थी वो इन थैलियों के अंदर चली गई है। मेम्ब्रेन ही है ना, ये थैलियों की भी मेम्ब्रेन ही है। जो मेम्ब्रेन ये है, उसी तरह की मेम्ब्रेन इधर भी है। ये मेम्ब्रेन्स ही हैं, थैलियां हैं। तो इनकी मेम्ब्रेन में जो चैनल थे, उन चैनल्स की मदद से प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी यानी थैलियों के अंदर चली गई है। क्यों गई है? ट्रांसपोर्ट के लिए। वो हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह ट्रांसपोर्ट होगा। अब रह गया बच्चों स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक से ही कंटिन्यू होता है। ये राइबोसोम लगाए हैं, इधर नहीं है। ये स्मूथ, ये यहां पे सारा रफ है और इधर सारा स्मूथ है। स्मूथ रफ से ही आगे कंटिन्यू होता है, रफ की ही एक्सटेंशन है। इसको जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसकी सरफेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। सो ये क्या काम करते हैं? ये बच्चों कई तरह के काम करते हैं। नंबर 1 इनका काम है मेटाबॉलिज्म करना,
कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व है। कार्बोहाइड्रेट अपने रिएक्शन के लिए इधर आते हैं, स्पेशली लिपिड्स आते हैं। लिपिड्स के लिए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बहुत मशहूर है, जैसे प्रोटीन के लिए रफ मशहूर है, ऐसे लिपिड्स के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मशहूर है। उसके अलावा जो ड्रग्स आप खाते हैं, जो पॉइजन्स बॉडी में चले जाते हैं, जहरीली चीजें चली जाती हैं, उनके जहरीलेपन को डिटॉक्सिफाई करना, जहरीलेपन को खत्म करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिम्मे है, ये करता है। जैसे लिवर के अंदर पता ना, हमारा लिवर क्या करता है, कोई जहरीली चीज खा ली, हमारा लिवर उसको साफ कर देता है। लेकिन लिवर के सेल में यह काम कौन कर रहे होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे होते हैं। उसके अलावा लिपिड्स बनाता है, मैंने बता दिया, फॉस्फोलिपिड्स बनाता है, स्टीरॉइड्स बनाता है, ये सब कुछ जो है ना ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। फॉस्फोलिपिड कहां बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कोलेस्ट्रॉल वगैरह यानी कि स्टीरोल भी कहां बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं। एक तो मेटाबॉलिज्म लिपिड की है कि लिपिड से मजीद कोई कंपाउंड बनाना, और एक है लिपिड्स की फॉर्मेशन, लिपिड्स की सिंथेसिस, तो वो कुछ और चीज थी। उसमें ये हो सकता है कि लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला के ग्लाइकोलिपिड्स बना दिया, ग्लाइकोलिपिड्स बना दिया, ऐसे कर सकते हैं। ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि लिपिड्स की सिंथेसिस यानी कि फॉस्फोलिपिड्स की, स्टीरोल्स की, वो इसमें होती है। लिपिड्स के दूसरे रिएक्शन भी होते हैं और लिपिड्स को यहां पे बनाया भी जाता है। कैल्शियम को स्टोर भी करता है, ये काम कहां पे होता है? मसल्स के अंदर, आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जब मसल्स पढ़ेंगे। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन लेता है और प्रोटीन लेने के बाद ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये मैं कल समझाऊंगा ट्रांसपोर्ट में कैसे है। अभी मैंने इतना बताया है कि प्रोटीन रफ के पास आ गई है, लेकिन अगली हिंट सुन लें कि रफ से ये प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर इसको सेल के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट कर देगा, पहुंचा देगा। तो ये बच्चों पोस्ट ऑफिस हुआ ना सेल का, पोस्ट ऑफिस। प्रोटीन्स कह सकते हैं, गोल्जी भी है ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व, तो ये दोनों मिलकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों। तो मैकेनिकल सपोर्ट ऐसा फंक्शन है जो दोनों प्ले कर रहे हैं, RERB और SERB। क्लियर हो गया बच्चों? सारे फंक्शंस हैं।